हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सक्सेस विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएमपीसी 005 क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजर एप्लीकेशन ब्लॉक 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ब्लॉक 2 में आता है आपका प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपके ये 4 यूनिट्स हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रिशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिसीजन थ्योरी। जिन बच्चों ने पढ़ने की कोशिश की है उनके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं हमें, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट हैं। इवन इसके थ्योरी पार्ट भी थोड़ा डिफिकल्ट है, समझने में थोड़ा मुश्किल आने वाला है। तो काफी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये हमें पढ़ा ही क्यों रही है। देखिए, प्रोबेबिलिटी जो है आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में आगे बढ़ना है, आप चाहते हो कि आप आगे चाहे एमबीए करके जॉब लो या फिर आप अपना बिजनेस खोलो, हर जगह आपका प्रोबेबिलिटी बोलो या उसको पॉसिबिलिटी बोल लो, वो एग्जिस्ट करती है लाइफ के अंदर। तो बिजनेस के अंदर आने वाली जो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटीज आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो उसके लिए जो आपके 3 चैप्टर्स हैं, ये आपका बेसिक प्रोबेबिलिटी है जो आपने 9 10th में 11 12th में पढ़ा हुआ है, बहुत बेसिक जो आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डिस्क्रीट। जैसे हमने मीन मीडियन मोड में पढ़ा था ना कि पहले डायरेक्ट मेथड होता है, फिर डिस्क्रीट आता है, डिस्क्रीट सीरीज आती है, फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज आती है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की भी अप्रोच चेंज हो जाती है। अगर आपका डाटा सिंपल है तो आप सिंपल बेसिक प्रोबेबिलिटी लगेगी। अगर आपका डिस्क्रीट डाटा है, ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स हैं, तब वहां पे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। अगर आपका डाटा कंटिन्यूअस है, जो सबसे टिपिकल आता है, तब वहां पे आपका जो कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी अप्रोचेस लगती हैं। और ये सब चीजें हम करते क्यों हैं? डिसीजन मेकिंग के लिए, ताकि बिजनेस ऑनर या बिजनेस जो एम्प्लॉय हैं या टॉप लेवल मैनेजमेंट है या बोर्ड है, वो इन सब डाटा का यूज करके डिसीजन ले सके। तो इसलिए इन्होंने लास्ट यूनिट आपका डिसीजन थ्योरी रखा है। तो मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनसे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं होंगे, तो उनके लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि इस ब्लॉक के थ्योरी पार्ट मत छोड़ के जाना। ट्राई करो न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से कर पाओ, फिर तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल में सबसे अच्छी चीज ये होती है कि कम टाइम में सॉल्व हो जाता है, आपके एग्जाम में टाइम बचता है। अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहे हैं तो थ्योरी पे जाओ, थ्योरी अच्छे से करके जाओ कि अगर थ्योरी को क्वेश्चन आता है, और आते भी हैं इस टॉपिक से थ्योरी के क्वेश्चन, या तो नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे या शॉर्ट नोट्स में आएंगे, थ्योरी ब्लॉग से बिल्कुल आएगा। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का भी आ सकता है। तो इस चैप्टर का थ्योरी स्किप मत करना, स्पेशली वो बच्चे जिनसे न्यूमेरिकल्स थोड़ा डिफिकल्ट लग रहे हैं, जिनको इस सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल, इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं। जो कि पहला है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी थ्योरी, एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेस इन द प्रोबेबिलिटी थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर। प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या होता है कि आप स्टैटिकल डाटा को यूज करके किस तरीके से ये एनालाइज कर पाओगे, या क्वांटिटेटिव एनालाइज करके आप ये चेक कर पाओगे कि आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज आने वाली हैं या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है, जो कि आपके हेल्पफुल होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, अभी के टाइम पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस चाहे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे इकोनॉमिक प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहां पे आपकी पॉसिबिलिटीज आती हैं, प्रोबेबिलिटी आती है, और वो सब आपको कैलकुलेट करना, आपको समझना कि अगर आपको चलो किसी ने कैलकुलेट करके भी दिया तो आपको समझ भी तो आना चाहिए वो कि है क्या। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें जो अप्रोचेज आती हैं आपकी, मेनली जो पहली अप्रोच रहती है क्लासिकल अप्रोच, जो बहुत बेसिक है। ठीक है, जो आपके हेड है, टेल है, जो बहुत बेसिक आपने पढ़ा हुआ 9 10th में, क्लासिकल थ्योरी उसमें आती है। देन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच, वो थोड़ा उससे एडवांस लेवल में आता है, जहाँ डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज आती है। देन एक्सोमेटिक अप्रोच, जो डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्पफुल होती है। एंड देन फोर्थ आपका आता है पर्सनैलिटिक अप्रोच, जो कि आपके जो इवेंट्स होते हैं और जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं, इवेंट्स हो गया या जो भी अकरेंस होते हैं, ठीक है, जिसके लिए आप डाटा निकाल रहे हो, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं आपके, तो प्रॉब्लम्स है जो भी आपकी, उनको लेके पर्सनल अप्रोच के साथ उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, आपका अगला है व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम वेरिएबल एंड
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इजी टॉपिक है थ्योरी का। अब रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल मतलब कि कुछ जगहों पे आपके वेरिएबल्स जो होते हैं, जो आपके इवेंट्स हैं, वो अनसर्टेन होते हैं। ठीक है, वो जितने ज्यादा अनसर्टेन होंगे, जितने ज्यादा रैंडम होंगे आपके वेरिएबल्स, उतनी ही ज्यादा आपको कैलकुलेशन करने में मुश्किल आने वाली है। तो उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लेके आते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए आप जो बोल सकते हैं, हमारा डिस्क्रीट सीरीज जो आती है, उसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सी अप्रोच लेके आते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हेल्प करती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व करने में, डिस्क्रीट सीरीज में प्रोबेबिलिटी बैठाने में, और उसके बाद डिसीजन मेकिंग करने में। एट द एंड हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी अप्रोचेस, जो भी हम ये पढ़ रहे हैं, एट द एंड हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि इकोनॉमी के या बिजनेस के डिसीजन ले पाए फ्यूचर के, जो अनसर्टेन है। हम जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज निकालेंगे, जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, हमारा जो फ्यूचर के डिसीजन है उतने ज्यादा रिलायबल हो पाएंगे, ताकि हम जो अनसर्टेनिटीज हैं उसको कम कर पाए। खत्म तो नहीं कर सकते, उनको कम कर पाए और अपने डिसीजन ले पाए। ठीक है, गो थ्रू कर लेना। ये अगला टॉपिक भी डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर है। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? व्हाट आर द वेरियस इंपॉर्टेंट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके सुटेबिलिटी ऑफ व्यूज बताने हैं। डिस्क्रीट सीरीज मैंने आपको बताया था कि पहले आता है डायरेक्ट सीरीज, जो कि सिंपली दिया होता है कि ये डाटा है, इसका आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। फिर आता है कि ये एक्स वो है आपकी सीरीज, ये वाई सीरीज है, अब इनके बीच की पॉसिबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो डिस्क्रीट सीरीज में आता है। कॉन्टिन्यूस में जो आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है, ठीक है, तो आपको मेन नोट्स में बताया हुआ तीनों, डायरेक्ट सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है, और आप स्टैट्स पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इतना तो बेसिक। तो डिस्क्रीट सीरीज में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, उसके वेरियस इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशंस कौन से हैं, तो मैं उनके नाम बता देता हूँ आपको। बर्नौली प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। बहुत इसकी तीन प्रॉपर्टीज होती है मेनली। ये दो डाटा को लेके यूजफुल होता है। देयर ओनली टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिव एग्जॉस्टिव आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी होती है, इन रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस events remains constant, and third one is the observation are independent of one another. Simply जब हम जैसे कॉइन को टॉस सॉरी हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं, तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी आती है, तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, उसको हम बार बार जितनी बार कॉइन को हम टॉस करेंगे तो पॉसिबिलिटीज बढ़ती जाती है कि एक बार हेड आया, टेल आया, फिर सेकंड या टेल या हेड हो सकता है। अब जब दो बार हमने कॉइन को टॉस किया तो वहां पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है हमारी, या तो हेड आएगा टेल आएगा, या टेल आएगा हेड आएगा, या फिर हमारा हेड हेड आ सकता है या टेल टेल आ सकता है। फिर अगर हमने तीन बार कॉइन को टॉस किया फिर और पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है, तो इस हिसाब से हम जितनी बार कॉइन को टॉस करेंगे हमारी जो डिस्क्रीट सीरीज की पॉसिबिलिटी वो बढ़ती जाती है। तब वहां पे हम कौन सी यूज करते हैं? सक्सेस फेलियर सिचुएशन में भी हम बर्नौली प्रोसेस को यूज करते हैं। देन सेकंड वन आता है हमारा इसमें अप्रोच में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना उसको। पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो कुछ अप्रोचेज हैं जो कि आपके डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, इजी क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े मुश्किल हैं ये वाले, और इनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से करना ताकि एग्जाम में लिखने के लिए मटेरियल हो आपके पास, और जितना अच्छे से एक्सप्लेन करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगला है हमारा एक्सप्लेन द नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड राइट डाउन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जैसे हमने पहले बताया आपको, ये बेसिक जो होता है आपका डायरेक्ट सीरीज में यूज होता है, रैंडम वेरिएबल या डिस्क्रीट आपका डायरेक्ट सीरीज में यूज होता है। नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में हेल्पफुल होता है। ठीक है, हमारा नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो आपका कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में यूजफुल होता है। इसका जो आपका ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है।
इसमें हम लोग जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, इस तरीके से आपका एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि जो हमारा लेफ्ट साइड है, ये आपका इंडेफिनिट तक रहेगा, लेकिन कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। राइट साइड में भी सेम, ये आपका इंडेफिनिट पीरियड तक चलेगा, लेकिन कभी भी 0 नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई ना कुछ वेरिएबल रहता है जिसकी वजह से वो उनका बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन रहेगा, 0 नहीं जाता है ये, ठीक है। नेवर रीच द होरिजोन एक्सिस। जो बीच का ये लाइन आती है, ये आते हैं हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड। नॉर्मली probability distribution is symmetrically around a vertical line erected as a mean, ठीक है। सिमेट्रिक लाइन होती है, इसके इधर का और इधर का नॉर्मली जो होता है वो सिमेट्रिक बनता है, सिमेट्रिक मतलब एक जैसा बनता है, ठीक है। सेम इसी एग्जाम डायग्राम को यूज करके नॉर्मल डिस्क्रिप्शन और बाइनोमियल डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करना है आपको, इसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला हमारा आता है डिसीजन मेकिंग। जो हमने पढ़ा कि ये सारी थ्योरीज हैं और जो भी आपके अप्रोचेज हैं, ये डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्पफुल होती है। सिंपल है, हम लोग अपने सारे वेरिएबल्स या जितने भी हमारे पॉसिबिलिटीज होती हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि हमें ऑप्टिमल डिसीजन लेने में हेल्पफुल हो सके, ठीक है। इनिशियल कंडीशंस को देख के, अपने चॉइसेस को देख के, कोर्सेज ऑफ एक्शन को देख के, कॉन्सिक्वेंसेस को देख के हम लोग अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, और ऑप्टिमल डिसीजन या अच्छा डिसीजन लेने में, गुड डिसीजन मेकिंग में ये सारी थ्योरीज और ये सब फॉर्मूलाज जो होते हैं, अप्रोचेज जो होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। इश्यूज क्या आते हैं जो आपके यहाँ पूछा गया है कि एनालाइज करने में डिसीजन प्रॉब्लम को, अनसर्टेन कंडीशंस ऑफ आउटकम, कि कुछ भी जैसे कोविड आ गया, आपने आपकी कंपनी ने अच्छे से चीजें एनालाइज की, सब किया कि मार्केट में ये अभी चल रहा है, बैंक रेट ये चल रहे हैं, वेदर कंडीशंस ये है, सब ये डाटा निकाला सबका, और आपने सब पूरे साल की पॉलिसीज बना के उसके ऊपर काम करने लगे, लेकिन कोविड आ गया। तो इसीलिए अनसर्टेन जो इश्यूज होते हैं वो डिसीजन मेकिंग थ्योरी को और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, और अनसर्टेन इवेंट्स, आउटकम्स, ठीक है, ये सब जो है आपके प्रॉब्लम, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हमारा जो ये सब प्रोसेस है करने का, वो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हम डिसीजन मेकिंग को जितना ज्यादा हो सके ट्रांसपेरेंट बना सकें। हम जितना अच्छे से डाटा कलेक्ट करेंगे, चीजों को एनालाइज करेंगे, हमारा जो डिसीजन मेकिंग होगा उतना ही अच्छा होने वाला है। राइट डाउन अ डिसीजन ट्री अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टार लगा लो, ये आपका लास्ट एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में आया हुआ है, ठीक है। डिसीजन ट्री सिंपल वो होता है कि मान लीजिए आपको डिसीजन लगाना है, आपको एक एग्जांपल पढ़ा था मैंने इसका, कि आपको एक जगह पता लगी है जहां पे ऑयल हो सकता है। अब आप लोगों को चेक करना है, पॉसिबिलिटीज निकालनी है कि हम क्या करना चाहिए। जैसे कि पहले 2 ऑप्शन है कि वहां पे जाके आप सिस्मिक टेस्ट कराओ कि वहां पे ऑयल है भी या नहीं है, या आप बिना हीट टेस्ट के आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। अब बिना टेस्ट के आगे बढ़ोगे तो 2 कंडीशन आएंगी, या तो ऑयल, या तो पहले ड्रिल करना है या डोंट ड्रिल। तो अब आपने ना तो टेस्ट किया ना ड्रिल किया, तो पॉसिबिलिटी नहीं ऑयल निकलने की, है ना। अगर आपने ड्रिल किया, उसकी भी 2 पॉसिबिलिटी निकलेगी, या तो ऑयल मिलेगा या फिर ऑयल नहीं मिलेगा, है ना। फिर यहाँ आपने सिस्मिक टेस्ट किया, तो सिस्मिक टेस्ट में क्या होगा, 2 आएगा, टेस्ट किया तो यस बोलेगा या फिर नो बोलेगा। अब उसके बाद भी आपके ऊपर 2 ऑप्शन है, या तो आप ड्रिल करोगे या ड्रिल नहीं करोगे। नो में भी आपके पास ऑप्शन है, या आप ड्रिल कर सकते हो, कि हो सकता है कि टेस्ट गलत निकला हो लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे है, या फिर बिना ड्रिल करे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज निकलती हैं सब, जिसको हम फिर उस पॉसिबिलिटी के हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं कि हमें या तो इस वे में जाना है, या फिर इस वे में जाना है, या फिर इस वे में जाना है। तो ये चीज देखनी होती है, तो इसको हम बोलते हैं डिसीजन ट्री अप्रोच, जो कि हम पॉसिबिलिटी के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल देकर समझने की कोशिश की है आपको, आई होप आपको थोड़ा वो समझ आया होगा। बाकी आप पढ़ लेना इस टॉपिक को, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है। लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, प्रेफरेंस थ्योरी, हाउ इट कैन बी यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, मेंशन द स्टेप फॉर ऑब्टेनिंग प्रेफरेंस वैल्यूज।
प्रेफरेंस थ्योरी मतलब कि आपको किन चीजों को प्रेफरेंस देनी है ना। प्रेफरेंस थ्योरी हेल्प अस by providing a systematic way of measuring the consequences on a preference scale that reflect the decision making attitude toward risk। यहाँ पे क्या होता है कि आप पहले अल्टरनेटिव्स निकालते हो, ठीक है, कि आपके पास क्या क्या डिसीजन मेकिंग अल्टरनेटिव्स है, आपको किन किन चीजों पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। फिर उनके अंदर की पॉसिबिलिटीज निकाल के आप चेक करते हो कि किस अल्टरनेटिव में ज्यादा आपके चांसेस हैं प्रॉफिट अर्न करने के, या भी आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने के, और फिर जो आपको लगता है सबसे अच्छा है वो आप अचीव मतलब उसको आप आगे बढ़ा सकते हो। इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग आसान होती है प्रेफरेंस थ्योरी से या डिसीजन ट्री अप्रोच से। तो बेसिकली ये सारे जो थ्योरीज हैं, अप्रोचेज हैं, आपके डिसीजन मेकिंग के लिए बनाए गए हैं, जहां पे आपकी सिचुएशन बहुत ज्यादा अनसर्टेन होती है, ठीक है। ये स्टेप्स पढ़ लेना, प्रेफरेंस थ्योरी के कौन कौन से स्टेप्स हैं। और जो आपके लास्ट मैंने क्वेश्चन लिखा है शॉर्ट नोट्स, इस टॉपिक से शॉर्ट नोट्स बहुत आते हैं इस ब्लॉग से। तो ये जो मैंने लिखे हैं 4-5, इनको तो बहुत अच्छे से कवर कर लेना, लास्ट ईयर एग्जाम में आ रखे हैं ये। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोम, इसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल भी आता है, थ्योरी भी आता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ये लास्ट ईयर का टॉपिक है आपका। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बेस थ्योरम, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स अच्छे से कवर कर लेना, इनके ऊपर इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है प्रॉपर, या फिर शॉर्ट नोट आ सकते हैं। इस ब्लॉग का थ्योरी पार्ट बहुत अच्छे से करना है आप लोगों को, जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पे थ्योरी से कवर करने की कोशिश करना। और आपको न्यूमेरिकल कवर करने हैं तो मैंने कुछ टॉपिक बताए हैं जहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं इस टॉपिक में से, इस ब्लॉग में से, प्रोबेबिलिटी में से, कि आपने 2 बार डाइस थ्रो किया तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो सम है वो 10 के नीचे आएगा या 10 के ऊपर आएगा। तो वो सब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वेरिएंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इन 3 में से एक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये सब कवर कर लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपका न्यूमेरिकल्स। आई होप ये वीडियो आपके एनुअल एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आगे नए वीडियो के लिए, और अपने दोस्तों का ये वीडियो भी शेयर करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।